Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. My name is Aditi. I'm a UGC नेट ट्यूटर. सो यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे. पहले हमने डिस्कस किया है पीपल एनवायरनमेंट में कुछ. यहाँ पर हमने सॉलिड मैनेजमेंट के बारे में, लिक्विड मैनेजमेंट के बारे में, बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में. ठीक है, अब आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, हम ग्लोबल वार्मिंग पे डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से हो रहा है. ठीक है, अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर द क्लाइमेट चेंज. ठीक है, क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत सारे यहाँ पे फैक्टर्स है. मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यू क्या आया था 21st सेंचुरी में, यहाँ पर जो अगर क्लाइमेट चेंज होता है, देखो अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होती है. ठीक है, और क्लाइमेट चेंज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक सिंगल फैक्टर नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज जो है वो एक स्पेसिफिक रीजन पे नहीं होता, वो पूरी अर्थ में यहाँ पर होता है. तो कोई एक रीजन नहीं है पर्टिकुलर क्लाइमेट चेंज का, ये सिर्फ एक प्लेस पे नहीं होता, जबकि ये बहुत सारी जगह पर भी हो सकता है. तो ग्लोबल वार्मिंग में जनरली या बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो अर्थ का क्या बढ़ जाता, सरफेस का जो अर्थ टेम्परेचर होता है, अर्थ पे सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, और जो पूरा आपका फ्यूचर में भी कंटिन्यू करता रहता है. तो क्लाइमेट चेंज का एक कोई सिंगल यहाँ पर फैक्टर नहीं है. क्लाइमेट चेंज बहुत सारे यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड जो है वो करता है. ठीक है, क्यों होता है, अब जब भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है या तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. और जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, जितने भी हमारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज है वो हार्मफुल उनका एमिशन हो रहा है. ठीक है, एटमॉस्फेयर में वो जा रही हैं, जो कि क्या करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज जितनी भी हो रही है, जैसे मान लो आपकी जितनी भी, मैंने आपको सबसे पहले एक वीडियो में बताया था एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज. ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज होती है ये सारी हार्मफुल ह्यूमन एक्टिविटीज होती है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है. फर्स्ट फैक्टर ये हो गया ह्यूमन एक्टिविटीज, काइंड ऑफ डिफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन. ठीक है, कटिंग ऑफ ट्रीज. ठीक है, पोल्यूशन ज्यादा कोज करना. तो ये सारे क्या है, सारी ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज यहाँ पर होती है. तो यहाँ पर टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी ह्यूमन हार्मफुल एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, जैसे फोसिल फ्यूल की बर्निंग हो रही है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, तो इससे सबसे क्या होगा, देयर इज अ शिफ्ट इन द ग्लोबल वेदर पैटर्न्स रेफर टू एज क्लाइमेट चेंज. तो यहाँ पर क्या होगा, जितनी भी ह्यूमन हार्मफुल एक्टिविटीज है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, तो उससे क्या होगा, जैसे हम फॉसिल फ्यूल की बर्निंग कर रहे हैं, एफोरेस्टेशन कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, तो उस सबसे क्या होता है, हमारा वेदर पैटर्न्स पे इफेक्ट आता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, देन क्लाइमेट चेंज होता है. तो कारण क्या है क्लाइमेट चेंज के, इनके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला आता है यहाँ पे नेचुरल कोज, जो कि एक नेचर का फैक्टर है. नेचर का फैक्टर क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है, इसकी वजह से कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, एक थ्योरी है दैट इज अ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. ये थ्योरी क्या बोलती है, सबसे पहले क्या था, एक सुपीरियर कॉन्टिनेंट था. ठीक है, जितने भी आपके कॉन्टिनेंट्स है वो एक सिंगल कॉन्टिनेंट का मास था. सबसे पहले ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मतलब कॉन्टिनेंट पूरा ही ड्रिफ्ट हो गया, अपनी जगह से हिल गया. तो सबसे पहले क्या था, यहाँ पर एक सुपर कॉन्टिनेंट था. ठीक है, इससे क्या था, सुपर कॉन्टिनेंट था, जिसको हम क्या बोलते थे, पंजिया, जिसका क्या नाम था यहाँ पर, पंजिया. उसके बाद एक मेगा ओशियन था जिसका क्या नाम था, पंस्थला. ठीक है, एक पंजिया था, एक पंथल्स था. ठीक है, ये दोनों जो कॉन्टिनेंट थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट था और एक मेगा कॉन्टिनेंट था. ये थ्योरी क्या बोलती है, जो सुपर कॉन्टिनेंट था पंजिया, वो यहाँ पे स्प्लिट होना स्टार्ट हुआ था कम से कम 200 मिलियन बैक. ठीक है, 200 मिलियन ईयर्स बैक ये जो आपका कॉन्टिनेंट है ये क्या ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो गया था. मीन्स जो पंजिया है वो स्प्लिट आउट होना स्टार्ट हो गया था. पंजिया जो दो भाग में डिवाइड हो गया, जिसका क्या नाम रखा, गोंडवाना लैंड और यहाँ पे लॉर्सिया. ठीक है, जब यहाँ पे पंजिया जो कॉन्टिनेंट है वो दो भाग में डिवाइड हो गया, उसको क्या नाम दिया गया, गोंडवाना लैंड या फिर आपका लोर्सिया. ठीक है, उसके बाद जो गोंडवाना लैंड और जो लोर्सिया है वो दोबारा से बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स में ये स्प्लिट हो गए. तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से जब भी आपका एक मेगा कॉन्टिनेंट या जो सुपर कॉन्टिनेंट था उनका क्या हो गया, स्प्लिट हो गए, अलग अलग पार्ट्स में वो डिवाइड हो गए, और वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड जाके एक उनका क्या बन गया, एक पूरा कॉन्टिनेंट बन गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो गया.
ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट नेचुरल फैक्टर कौन सा आता है, वोल्केनो। अब हम नेचुरल कॉजेज पढ़ रहे हैं कि नेचर की वजह से कैसे यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हुआ। पहला तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग, नेक्स्ट आता है वोल्केनोस, ठीक है, ज्वालामुखी। जब भी यहाँ पर ज्वालामुखी फटते हैं, ठीक है, वोल्केनोस जब आते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें रिलीज होती है, उसमें क्या क्या चीजें रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट, ऐश, ठीक है, ये सब एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं जब भी वोल्केनिक इरप्शन होता है। जब भी ज्वालामुखी फटता है तो उसमें क्या क्या चीजें निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट और ऐश। उसके बाद जो ये SO2 है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, ये कहां पे पहुंच जाती है, ये पहुंचती है स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। ये जब स्ट्रेटोस्फेयर में, जो कि सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है एटमॉस्फेयर का, अपर लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये स्ट्रेटोस्फेयर कहां, मतलब जो आपका ये वोल्केनो में से जो SO2 निकलती है वो कहां पे जाके जम जाती है, कहां पे चली जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में, जो कि वहां पर किसके साथ कंबाइन हो जाती है, वाटर के साथ। और जब SO2 वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है तो क्या बनाता है, दैट मेड द सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम H2SO4 बोलते हैं। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, दैट इज अ एसिड, ये क्या करता है, ह्यूमन हेल्थ को या इन्वायरमेंट को खराब करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वोल्केनोज में से क्या निकलती है, SO2, वाटर वेपर, डस्ट, ये सारे कहां पे चले जाते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में। मेन जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो कहां चली जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में चल जाती है और वाटर वेपर के साथ कंबाइन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, जिसकी वजह से एक रीजन क्या है, क्लाइमेट चेंज का ये भी एक रीजन बन सकता है, जो कि ना सिर्फ इन्वायरमेंट को खराब करता है जबकि ह्यूमन हेल्थ में भी इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है वो आता है, ठीक है। जितने भी आपके स्मॉल ड्रॉपलेट्स है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं सनलाइट को, और जितनी भी रेज आती है उसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से लो जो लेवल है वो सारे कैसे रहते हैं, ठंडे रहते हैं। मीन्स आपका जो ट्रोपोस्फेयर है वो कैसा रहता है, वो ठंडा यहाँ पर रहता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जितने भी स्मॉल ड्रॉपलेट्स डस्ट के पार्टिकल है वो सारे सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना। और सनलाइट को जब रिफ्लेक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, सनलाइट को क्या कर लेंगे, ब्लॉक कर लेंगे, जिसकी वजह से अंदर वाले पार्ट में आपकी सनलाइट नहीं आएगी। तो अंदर वाला पार्ट कैसा रहेगा आपका, यहाँ पर कूल रहता है, ठीक है। तो ये आता है आपका वोल्केनोस। इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है। विंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर कैरी द एरोसोल रैपिडली, जो भी स्ट्रेटोस्फेयर रीजन है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड गया, वहां पर विंड्स क्या करती है, वो एरोसोल को कैरी करती है। और एरोसोल क्या है आपके, ये भी कुछ आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं जो कि क्या करते हैं, क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। थर्ड नेचुरल कोर्स क्या आ गया, अर्थ टिल्ट, है ना। जब अर्थ यहाँ पर टिल्ट हो जाता है तो यहाँ पे जो अर्थ है, दैट मेक्स द वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन 365 डेज, 365 डेज में जो अर्थ है वो क्या है, सन के अराउंड यहाँ पे रेवोल्यूशन करता रहता है। टिल्टेड कितने एंगल पे है यहाँ पर, अर्थ जो टिल्टेड है दैट इज टिल्टेड एट द एंगल ऑफ 23.5 डिग्री टू द परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट विच कॉजेज द सीजनल वेरिएशन। आपको पता है ना, जो सीजनल वेरिएशन आती है, समर विंटर, ये सब किसकी वजह से आती है, ड्यू टू द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अर्थ की ऑर्बिट कैसी रहती है, एलिप्टिकल रहती है, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन वेरीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ ईयर, ठीक है। तो अर्थ टिल्ट की वजह से भी क्या होता है, आपके सीजनल वेरिएशंस या फिर क्लाइमेट चेंज हो सकता है। फोर्थ नेचुरल रीजन क्या है, ओशियन करंट्स। ओशियन कितना कवर करता है अर्थ को, 71%, और एब्जॉर्ब कितना करता है अर्थ की रेडिएशन को, ट्वाइस, ठीक है, दोगुना अर्थ की रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करता है। तो ओशियन करंट क्या करती है, इट ट्रांसफर वास्ट अमाउंट ऑफ हीट अक्रॉस द प्लैनेट विच कॉजेज टेम्परेचर डिफरेंस एंड द क्लाइमेट चेंजेस। तो अगर ओशियन जो करंट्स है, जो कि क्या करती है, सन की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है दोगुना, वो क्या करती है यहाँ पर, वो भी ये क्लाइमेट चेंज यहाँ पर कोज करती है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने सिर्फ नेचुरल कोज के बारे में ही डिस्कस यहाँ पर किया है कि नेचुरल क्या कारण हो सकते हैं फॉर द अर्थ, फॉर द क्लाइमेट चेंज। अब हम बात करते हैं एंथ्रोपोजेनिक कोज, ह्यूमन कोजेस। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, नेचुरल कोजेस के बारे में डिस्कस किया कि नेचुरल जो फैक्टर्स है उनकी वजह से कैसे क्लाइमेट चेंज हो सकता है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पर आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, अर्थ टिल्ट, ठीक है, और यहाँ पर कौन सा डिस्कस किया था, वोल्केनोस, तो वो थे सारे नेचुरल। अब हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कैसे यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज, आपको पता है ह्यूमन की जो भी एंथ्रोपोजेनिक मतलब होता है हार्मफुल एक्टिविटीज, जितनी भी हार्मफुल एक्टिविटीज हो रही है, जैसे आपका अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है,
तो जैसे आपने कि हमने अभी पढ़ा था, अगर सॉलिड, लिक्विड या बायोमेडिकल वेस्ट को हमने अगर अच्छे तरीके से मैनेजमेंट नहीं करी और आप उसको ऐसे इन्वायरमेंट में डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। सिमिलरली इन केस ऑफ लिक्विड मैनेजमेंट में क्या है, अगर आप अच्छे तरीके से, केमिकल इंडस्ट्रीज है, अच्छे तरीके से केमिकल्स को डिस्पोज नहीं कर रहे हो, तो वो जो केमिकल्स है वो कहाँ जा रहे हैं, रिवर में, लेक्स में, उनमें जब ऐसे डिस्पोज ऑफ कर रहे हो केमिकल्स को, तो वहां पर जो मरीन इकोसिस्टम है, जिसमें फिश है या मरीन इकोसिस्टम है, ऑर्गेनिज्म है, वो सब मर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो भी वेस्ट आता है वो उनकी ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पर कम कर देते हैं, और जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो फिश या जो आपके मरीन इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो सारे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, जो ह्यूमन की हार्मफुल एक्टिविटीज है, उनकी वजह से भी चेंजेस आ रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग जब हो रही है। और ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन से, जहां जब इंडस्ट्री सेटअप हो रही है और वहां पर अगर प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कोई मैनेजमेंट ही नहीं है या कोई टेक्निक ही नहीं है, तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होता है, और ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होने की वजह से क्लाइमेट चेंज भी यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, जितने भी हमारे गैजेट्स हैं उनमें सब में दैट रन ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जैसे आपके थर्मल पावर प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट से भी क्या होता है, बहुत सारी हार्मफुल चीजें जनरेट होती है जो कि एनवायरमेंट को भी हार्म कर सकती है। ग्रीन हाउस गैस है ना, ग्रीन हाउस गैस क्या करती है? गर्म करके रखती है अर्थ को। ठीक है, अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं होंगी तो अर्थ कैसा पड़ जाएगा? पूरा कोल्ड पड़ जाएगा। ठीक है, प्लेनेट कैसा हो जाएगा? एकदम ठंडा पड़ जाएगा अगर यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होंगी तो ग्रीन हाउस गैस कैसे एक्ट करती है? इट एक्ट एज अ ब्लैंकेट, एकदम ब्लैंकेट की तरह एक्ट करती है, जो कि कवर करके यहाँ पर रखती है। तो ग्रीन हाउस गैस क्या करती है? प्लेनेट को यहाँ पर गर्म करके रखती है और जितनी भी रेडिएशन है उनको ट्रैप कर लेती है। ठीक है, तो ये था आपका ह्यूमन एक्टिविटी कोजेस। तो सबसे पहले कैसे स्टार्ट होता है प्रोसेस? सबसे पहले यहाँ पर व्हेन द हीट सन, सबसे पहले क्या होता है, सन जो है वो अर्थ को गर्म करता है। ठीक है, जो भी शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन है वो पास कहां से होती है? एटमोस्फेयर से, एंड दिस एनर्जी मेक्स द एटम्स ऑफ द अर्थ वाइब्रेट, मतलब हीट फास्ट होती है। जैसे सन अर्थ पे क्या डालता है? प्रकाश डालता है, वैसे ही अर्थ जो है वो क्या होती रहती है? हीटअप होती रहती है, क्योंकि जो किस अर्थ की सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स एटम प्रेजेंट रहते हैं वो क्या करते हैं? बहुत जल्दी वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से जो अर्थ की सरफेस है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर हीटअप हो जाती है। ठीक है, कुछ जो है वो कुछ अर्थ क्या करता है? लॉन्ग वेव रेडिएशन को या फिर इंफ्रारेड रेडिएशन को क्या करता है? वापस से रेडिएट कर देता है, वापस से स्पेस में चली जाती है, क्योंकि इंफ्रारेड जो रेडिएशन है वो क्या करती है? एटमॉस्फेयर को हीट करती है, और कुछ जो है ग्रीन हाउस गैसेज में ट्रैप हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस में काफी सारी इंफ्रारेड रेडिएशन भी ट्रैप हो जाती है और वापस से अर्थ में चली जाती है, जो कि एयर को क्या कर देती है? गर्म कर देती है। ग्लोबली आपका यहाँ पे CO2 जो है वो क्या करती है? इट मेक्स द 3/4 ऑफ ऑल द ह्यूमन GHG। GHG पे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है? आपको फाइंड करना है कि GHGs कौन सी है, तो आपको GHGs ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में भी पता होना चाहिए। कौन कौन सी आती है GHG में? यहाँ पर आपके मिथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, ओजोन भी एक ग्रीन हाउस गैस का ही पार्ट है, याद रखना। ठीक है, तो ये सारे क्या है? GHGs है। तो ग्रीन हाउस गैस जो होती है ये क्या करती है? हमारे अर्थ को यहाँ पर वार्म करके रखती है। तो कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, इनको हम कैसे अरेंज करते हैं, ये गाइस अच्छे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि हम कैसे ग्रीन हाउस गैस को अरेंज करते हैं, फ्रॉम द स्ट्रॉन्गेस्ट टू द वीकेस्ट। ठीक है, कैसे हम इनको अरेंज करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट से लेके आपके वीकेस्ट तक। सबसे पहले आती है मीथेन गैस। मीथेन गैस जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रीन हाउस गैस होती है, ये याद रखना। मीथेन जो होती है दैट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रीन हाउस गैस, बिकॉज इसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा एटम्स होते हैं। ठीक है, इसलिए इजिली रेडिएशन को यहाँ पर ट्रैप कर लेती है। ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है? मीथेन। सेकंड आती है, सेकंड जो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी होती है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है, तो ये क्या करती है? हीट को इजिली ट्रैप कर लेती है। तो सबसे पहले सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है? मीथेन। फिर आती है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी आती है? दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्या करती है? अब नाइट्रस ऑक्साइड में क्या है? 3 ही एटम्स है, एक नाइट्रोजन के और 2 ऑक्सीजन के। 3 एटम है ना, एक नाइट्रोजन का है और 2 ऑक्सीजन के एटम है। तो इनके इसमें क्या है? 3 एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। CO2 जितना इसमें मास नहीं रहता है, इतनी ये एफिशिएंट नहीं होती जितना आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन यहाँ पर
होती है, ठीक है, लेकिन वाटर वेपर से ये स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि वाटर वेपर तो क्या आपका नॉर्मल है, इसका मास क्या होता है, कम होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है, मीथेन, फिर आती है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कौन सी आती है थर्ड नंबर पे, नाइट्रस ऑक्साइड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको हाईएस्ट से वीक में गैस में अरेंज करना है, हाईएस्ट से वीक में कैसे जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका मीथेन हो गया, फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आता है यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर कौन सा आता है यहाँ पर, वाटर वेपर आता है। वाटर वेपर सबसे वीक होता है, सबसे ज्यादा लाइटेस्ट पार्ट होता है ग्रीन हाउस गैसेस का, ठीक है। तो ये क्या है, कम ट्रैप करता है इंफ्रारेड रेडिएशन को, वाटर वेपर जो है वो बहुत कम ट्रैप करता है इंफ्रारेड रेडिएशन को। तो ये सारा आपको अरेंजमेंट याद रखना है, ठीक है। अब क्या क्या क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट आता है बायोडाइवर्सिटी पे। बायोडाइवर्सिटी में आपके पास आते हैं कुछ बायोटिक फैक्टर्स जो कि लिविंग फैक्टर्स होते हैं, और कुछ होते हैं एबायोटिक फैक्टर्स जो कि नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं। तो जब भी हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो इसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही फैक्टर्स क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं, ठीक है। जो भी आपके बायोटिक फैक्टर है, लिविंग थिंग्स है, एनिमल्स है, ठीक है, आपके ह्यूमन बींग्स है या फ्लावर्स है, तो ये जितना भी बायोडाइवर्सिटी में आते हैं एबायोटिक बायोटिक फैक्टर, सब में ही चेंजेस आने लगते हैं अगर ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है तो, ठीक है। डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, जो पेड़ कटाई होती है, पेड़ का काटना होता है, उसकी वजह से क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाती है, ठीक है। आपका नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फॉरेस्ट जो है बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, जो कि एक हैबिटेट प्रोवाइड करता है फॉर द वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, दिस इज अगेन ड्यू टू द ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। तो अर्थ समिट जो 1992 में हुई थी, उन्होंने क्या बोला था कि हमें स्पीशीज को कंजर्व करके रखना है। जब अगर आप स्पीशीज को कंजर्व करके रखोगे तो उससे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी में लॉस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डिफोरेस्टेशन की वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या हो रहा है, वो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से पोल्यूशन कोज हो रहा है। उसके बाद सेकंड आता है सी लेवल राइज एंड स्मॉल आइलैंड, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, यहां पर एक वर्ड आता है दैट इज कार्बन सिंक, है ना। इसका मतलब क्या होता है, the role of ocean in global warming is very complex. They serve as a sink for CO2, taking up much that would otherwise remain in the atmosphere, but increased level of CO2 lead to the acidification of ocean. मतलब काफी बार क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग में हमारी जो CO2 गैस है, जो कि सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट गैस है, उसका जो है एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है, उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ओशियन में क्या हो रहा है, एसिडिफिकेशन, मतलब जो ओशियन है उसमें आपके पास एसिड वाले प्रोडक्ट्स यहाँ पर ज्यादा बन के आ रहे हैं। जैसे जैसे ओशन में टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे ओशन का टेम्परेचर बढ़ता है तो जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है CO2 को एब्जॉर्ब करने की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके वजह से यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है। तो सी लेवल राइज जो हो रहा है दैट इज ड्यू टू द अगेन CO2 जब राइज कर रहा है, CO2 ज्यादा निकल रहा है, तो उससे सी लेवल राइज भी हो रहा है, ठीक है। और राइजिंग सी लेवल किसकी वजह से हो रहा है, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से ज्यादा हीटअप हो रहा है, और CO2 यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। जो अर्थ है अगर जो ओशियन अगर CO2 एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो अगेन ग्लोबल वार्मिंग होगी, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज यहाँ पर हो सकता है। स्मॉल आइलैंड है आपके, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, आइस शीट्स जो है वो मेल्ट हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, जब मेल्टिंग हो रही है तो ओशन सरफेस क्या हो रही है, वार्म अप हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ कोरल रीफ के बारे में, जहां से क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं। इसी के हम सेकंड पार्ट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।